वेरी गुड इवनिंग बच्चों सबको। तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें एक बार फिर से। और अब जीएसटी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि क्लास दो पार्ट में रखेंगे हम। एक पार्ट में हम जीएसटी पढ़ेंगे, ठीक है, और एक पार्ट में हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ ही रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स की क्लास तो हमने ले ली है, अब हम जीएसटी की क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ जीएसटी में चैप्टर नंबर कौन सा? सेकंड हो गया था पूरा क्या? पूरा नहीं हुआ था? रुको, चैप्टर नंबर सेकंड है क्या? एक मिनट होल्ड करो। तो आइए स्टार्ट करें, या खत्म करना है इस चैप्टर को तो ना। ये जो चैप्टर था हमारा सेक्शन 7 पे था ये। और बताइए कहाँ तक मैंने इसको करवा दिया था? पैरा नंबर थर्ड हो गया था या सेकंड हुआ था अभी?
पैरा नंबर 4 देखिए बेटा। सेक्शन 7(1) सब सेक्शन सी की डीम्ड सप्लाई हम पढ़ रहे हैं। डीम्ड सप्लाई का मतलब क्या हो गया सर? बिजनेस होना जरूरी है पर कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। इसमें शेड्यूल फर्स्ट अप्लाई हुआ था हमारा, और शेड्यूल फर्स्ट के अंदर सबसे पहले हम पैरा नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बताया था कि सर अगर आपने कोई परमानेंटली कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया है और उस पर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है तो वो पैरा 1 में आ जाएगा। फिर हमारा पैरा 2 था बेटो रिलेटेड पर्सन वाला, फिर पैरा 3 था हमारा एजेंट वाला, और अब हम पढ़ रहे हैं पैरा 4। ठीक है, आइए देखते हैं पैरा 4 में क्या लिखा हुआ है। पैरा 4, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और इज एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विदाउट कंसिडरेशन। क्या कहना चाहते हैं बेटा? ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई सर्विस को इंपोर्ट किया है, कोई भी सर्विस आप क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। कहां से इंपोर्ट किया आपने सर्विस को? इंडिया के बाहर से, आउटसाइड इंडिया, ऑब्वियसली बात, तभी तो इंपोर्ट बोल रहे हैं इसको हम। और ये इंडिया में आ रही है, और इंपोर्ट कहां से कर रहे हो? आपने रिलेटिव पर्सन से कर रहे हो। और कंसिडरेशन क्या है? नहीं है। तो फिर क्या होगा? ये जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है 7(1) में कवर हो जाएगी। एक 7(1) भी हमने पढ़ा था बच्चों, वो भी तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का ही था। वहां पर बिजनेस हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर कंसिडरेशन होना चाहिए। और एक 7(1) में भी इंपोर्ट है, यहां पर कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, बिजनेस होना जरूरी है। और साथ में किससे लोगे आप? आई बात समझ में आपको? देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, सॉरी विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। अब विदाउट कंसिडरेशन होगा तो 7(1) आएगा बेटा। विद कंसिडरेशन में चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो बिजनेस के लिए नहीं हो, हमेशा क्या होगा? 7(1) में कवर रहेगा। पर विदाउट कंसिडरेशन है, और उस केस में क्या है बच्चों? आपने अगर इंपोर्ट फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया से किया है तो ये कवर होगा 7(1) में। अगर अदर से किया है तो ये सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में आपको? देखते हैं इसके मायने, समझते हैं बच्चों 7(1) के पैरा 4 के। मान लो कि आपने एक सर्विस इंपोर्ट की है। अब अगर मैं रिलेटेड पर्सन की बात करूं तो इसका डेफिनेशन मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपका एम्प्लॉयर सेम है, एक कंपनी में 20% से ऊपर की इक्विटी शेयर आपके पास, तो दोनों कंपनी रिलेटेड बन जाएगी। एक पर्सन दो को कंट्रोल कर रहा है या दो लोग एक को कंट्रोल कर रहे हैं, याद है आपको? और वहां मैंने एक मीनिंग पढ़ाया था आपको, फैमिली का मीनिंग। फैमिली में रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है? देखो जरा, सबसे पहला क्या था? द पर्सन आर द ऑफिसर, डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ द अनदर बिजनेस। दूसरा क्या था? रिकॉग्नाइज पार्टनर ऑफ बिजनेस। तीसरा क्या था बच्चों इसमें? सच पार्टनर आर एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉई, पर्सन डायरेक्टली ऑन कंट्रोल द 25% इक्विटी शेयर ऑफ बोथ कंपनी, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय अदर, या फिर बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली विद अ थर्ड पर्सन। फिर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है बेटा यहां पर, कि अगर आपका स्पाउस या चिल्ड्रन है तो हमेशा क्या रहेगा? आपका रिलेटेड पर्सन रहेगा। अब चाहिए डिपेंडेड हो या नहीं हो। पर इनके अलावा पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर और ग्रैंड पेरेंट्स, ये रिलेटेड कब माने जाएंगे? जब आप पर क्या हो? ये डिपेंडेड हो। अब सोचिए बच्चों, आपने एक सर्विस इंपोर्ट की है,
ये यूएसए है और ये इंडिया है। और ये जो सर्विस इंपोर्ट आपने की है फॉर पर्सनल यूज विदाउट कंसिडरेशन, बताओ अब क्या होगा? क्या ये सेक्शन 71B में आ सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है, बी में तो नहीं आएगा। क्या ये सेक्शन 71C में आ सकता है क्या? कि सर कंसिडरेशन नहीं है पर बिजनेस भी तो नहीं है, इसे 71C में भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये कहां पर आएगा? अब ये नोट ए सप्लाई माना जाएगा। आई बात समझ में आपको? अगर मान लो ये पर्सनल यूज नहीं होता, ये बिजनेस यूज होता, अब ये 71C में कवर हो जाता। एक एग्जाम्पल है जो बहुत फेमस है इंस्टीट्यूट का, वो मैं आपसे पूछता हूं कि एक मिस्टर पी हैं जो यूएस में है, ये सर्विस दे रहे हैं इंडिया में अपने ब्रदर को, विदाउट कंसिडरेशन। अब बताओ बच्चा, ये जो सर्विस मिल रही है, ये मिल रही है फॉर बिजनेस पर्पज के लिए और फॉर पर्सनल पर्पज के लिए। 71B में तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है। बताओ 71C में आएगा या नहीं आएगा? पर्सनल के केस में तो 71C में भी नहीं आएगा। बताओ बिजनेस के केस में आएगा क्या? क्या मिस्टर पी रिलेटेड है क्या? ब्रदर है, पर मुझे पता है ब्रदर कौन सा होता है? जो मैंने डिपेंडेंट ऑन। अब क्या डिपेंडेंट है क्या? अरे जो सर्विस दे रहा है विदाउट कंसिडरेशन, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वर्किंग है तभी तो सर्विस दे रहा है। अरे बोलिए ना, इसका मतलब डिपेंडेंट नहीं हुआ, और डिपेंडेंट नहीं हुआ तो 71C में भी नहीं आएगा। आई क्या बात समझ में? अभी हमने पढ़ा था रिलेटेड की डेफिनेशन। रिलेटेड पर्सन के अंदर कौन आता है? अगर मान लो मेरा बेटा या मेरी वाइफ है, या मेरे बच्चे, मेरे चिल्ड्रन और मेरी वाइफ मुझ पर डिपेंड हो या नहीं हो, अगर वो मुझे सर्विस देते हैं किसके लिए? बिजनेस के लिए, तो 71C में आएगा। पर अगर मेरा भाई मुझे सर्विस दे रहा है, तो अगर वो मुझ पर डिपेंड है तभी तो आएगा इसमें। मुझ पर डिपेंड नहीं है तभी तो सर्विस दे रहा है भाई। इस पर लिखा वो एडवोकेट है, एडवोकेट की सर्विस ले रहा हूं मैं। वो आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट सर्विस ले रहा हूं। और जो एडवोकेट या आर्किटेक्ट है वो क्या है? वो काम करते हैं तभी तो एडवोकेट आर्किटेक्ट है। तो मुझ पर डिपेंड नहीं। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी जीविका मेरी वजह से चल रही है, उसे तो डिपेंडेंट बोलते हैं अपन। तो डिपेंडेंट नहीं मानते बेटा हम इसको, तो 71C में भी नहीं आएगा। देखो मैं आपको ना इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन दिखाता हूं एक। सिक्स नंबर करके देखते हैं, बाकी भी करेंगे पर पहले 6 करके देखते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 डीड विद शेड्यूल फर्स्ट। शेड्यूल फर्स्ट का मतलब क्या हो गया? ये 71C की बात करें यहाँ पर, क्योंकि शेड्यूल फर्स्ट किस पे लगता है? 71C पे लगता है। सुलेखा मैन्युफैक्चरर हैव ए फैक्ट्री इन दिल्ली एंड ए डिपो इन मुंबई। बोथ दीज आर एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन respective states. The finished goods are sent from factory Delhi to Mumbai depot without consideration so that the same can be the sold. बताओ बेटा क्या हो रहा है कि आपकी फैक्ट्री कहां पर है? दिल्ली में, और आपका डिपो कहां पर है? मुंबई में। तो फैक्ट्री से गुड्स कहां जा रहे हैं? डिपो में जा रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन जाएगा तो ये 71C में कवर हो जाएगा। रमन एक आर्किटेक्ट है चेन्नई में, और उसका ब्रदर है, सेटल कहां पर है वो?
लंदन में। देखो ब्रदर है और सेटल्ड है, इसका मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है, वेल नोन लॉयर है वो। रमन ने क्या किया है, लीगल सर्विसेज ली है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड ऑफ हिज फैमिली डिस्प्यूट। बताओ 71C में आएगा या नहीं आएगा? पहली बात है सर फैमिली डिस्प्यूट है, बिजनेस नहीं है, कंसिडरेशन में नहीं है, नहीं आएगा। और दूसरी बात है सर ये ब्रदर है और वो डिपेंडेंट नहीं है, तो भी नहीं आएगा, मतलब डबल डबल बार नहीं आ रहा। आई बात समझ में आपको? ये अगर इसी क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा आपके इस क्वेश्चन में, डिफरेंट इन द अबव केस। अबव केस मतलब बी वाला केस की बात हो रही है। रमन हैज टेकन द एडवाइस रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस इन यूनिट चेन्नई। अब यहां पर फैमिली डिस्प्यूट की जगह क्या आ गया, बिजनेस आ गया। अभी भी 71C में नहीं आएगा क्योंकि रमन क्या है, रिलेटेड पर्सन नहीं है। आई बात समझ में? अब मैं पूछता हूं बेटा, अगर रमन एक आर्किटेक्ट है, उसका ब्रदर की जगह हो जाए सन, अब बताओ क्या करोगे आप? पहले केस के अंदर 71C नहीं मानेंगे क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट है, और दूसरे केस में क्या आएगा, 71C आ जाएगा क्योंकि सन हमेशा क्या होता है, रिलेटेड पर्सन माना जाता है। बोलिए। चलो भाई, ये हमारा यहां पर सेक्शन 7-1 कंप्लीट होता है बच्चों, जिसमें A, B और C तीनों हमने कवर कर लिए। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है सेल्स प्रमोशन स्कीम का। स्पेशल ऑफर या बेस्ट ऑफर, गुड्स और सर्विसेज विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसिडरेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई एक्सेप्ट द केस एक्टिविटी मेंशन इन शेड्यूल फर्स्ट। कि अगर कोई सर्विसेज या गुड्स आपने फ्री में किसी को दिया है तो वो तब तक सप्लाई में नहीं आएगा जब तक वो कहां कवर ना हो जाए, शेड्यूल फर्स्ट में कवर ना हो जाए। जैसे मान लो मैंने फ्री में आपको पढ़ा दिया या एमसीसी ने आपसे फ्री में आपको पढ़ा दिया है, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा क्या? नहीं सर। फ्री वाले केस में कब आता है, जब ये 71C में कवर नहीं होंगे तब तक सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब कुछ स्कीम्स चलती है बच्चों, जैसे एक स्कीम आपने नाम सुना होगा, एक स्कीम आपने नाम सुना होगा कि फ्री सैंपल एंड गिफ्ट्स। तो फ्री सैंपल बांट देना किसी को, सेल प्रमोशन के लिए क्या करते हैं आप, फ्री सैंपल बांट देते हैं, तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। दूसरा क्या है, बाय वन गेट वन ऑफर, एक खरीदोगे तो एक फ्री मिलेगा। अब मुझे बताओ बच्चों, जब एक खरीदोगे एक फ्री मिलेगा, ये काफी आपने देखा होगा, बहुत जगह लिखा होता है। तो जो आप बाय वन कर रहे हैं और जो गेट वन हो रहा है आपको, तो गेट वन का जो प्राइस है वो बाय वन में ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता कभी भी। जो आपको बाय वन मिल रहा है, जो आपने बाय वन किया, जैसे माने एक पानी की बोतल परचेज करूंगा तो एक फ्री मिलेगी, तो इस पानी बोतल जो मैं परचेज कर रहा हूं उसी में जो फ्री वाली है उसका कॉस्ट ऑलरेडी क्या रहेगा, शामिल रहेगा। बाय वन गेट वन फ्री on item being the supplied free of cost, but the case of the two or more individual supply where the single price of the being charged for the entire supply। बता रखा है कि सर एक सप्लाई पर पूरी सप्लाई का प्राइस चार्ज कर लिया जाएगा। इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं कि जो बाय वन आप कर रहे हैं उसमें गेट वन का प्राइस पहले से क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। अब इसके बाद में 7(1)(a) है बच्चों। 1A का मतलब क्या हो गया, शेड्यूल सेकंड की बात कर रहे हैं। देखिए पुराने जमाने में एक प्रॉब्लम चलती थी कि जैसे हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में गुड्स भी लग रहा है और सर्विस भी लग रही है। सर्विस पर जो टैक्स का अमाउंट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट लिया करती थी और गुड्स पर टैक्स का अमाउंट कौन लेते थे, स्टेट गवर्नमेंट। तो अब इस केस में इसको गुड्स में भी क्लासिफाई करते थे हम, सर्विस में क्लासिफाई करते थे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर पर्टिकुलर सप्लाई को सर्विस माने या गुड्स माने, क्योंकि दोनों के कानून अलग अलग थे। अगर आप उसे सर्विस मान लेते तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती बीच में, अगर उसे गुड्स मान लोगे तो क्या आएगा, स्टेट गवर्नमेंट आएगी। इसलिए दोनों अलग अलग गवर्नमेंट है और अपने अपने रूल बना के बैठी थी। अब जब जीएसटी आ रहा था, जब दोनों गवर्नमेंट ने हाथ मिला ही लिया है, तो अब इसको क्या किया गया, एक माना गया। क्योंकि चाहे गुड्स मानो चाहे सर्विस मानो, टैक्स तो अब दोनों गवर्नमेंट लेगी उसके ऊपर। तो अब एक लिस्ट बनाई गई जिसमें जितने भी डिस्प्यूट थे उन सबको दूर कर दिया गया और बताया गया कि पर्टिकुलर सप्लाई को हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। तो शेड्यूल सेकंड जो आपका है बहुत ही सिंपल सा शेड्यूल है बच्चों, जो आपको क्या बताएगा कि सर ये सप्लाई आपकी गुड्स की सप्लाई है या फिर सर्विस की सप्लाई है। देखो क्या लिखा,
एक्टिविटी या ट्रांजेक्शंस टू बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। शेड्यूल सेकंड अप्लाई होगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, ट्रांसफर की बात करें। ट्रांसफर मतलब आपने क्या किया है, बेचा है। क्या बेचा है? अगर टाइटल ऑफ गुड्स आपने बेचा है, अगर आप गुड्स बेचोगे तो उसे आप क्या बोलोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स कह दोगे। आई क्या बात समझ में? अगर मैं पानी की बोतल बेचूंगा तो पानी की बोतल क्या है, ये गुड्स है, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स कह देंगे। बट अगर राइट इन गुड्स या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मैंने गुड्स नहीं बेचा, गुड्स का मालिक नहीं बनाया, सिर्फ गुड्स को यूज करने के लिए आपको दिया है। अरे भाई मैंने पानी की बोतल बेची नहीं है, मैंने कहा देखो भाई पानी की बोतल बेच नहीं रहा, आप इसको 2 दिन यूज कर लीजिए, मुझे 100 रुपए दे देना। अब ये जो 100 रुपए ले रहा हूं आपसे, तो क्या मैं गुड्स के बदले ले रहा हूं क्या? नहीं सर, राइट टू यूज के बदले ले रहा हूं। और जो राइट टू यूज होता है गुड्स का, उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस कह देंगे। इसे हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस कह देंगे। ठीक है बच्चों। अब थर्ड बात करते हैं। थर्ड बात में क्या है कि टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्पेकुलेटेड दैट द प्रॉपर्टी शैल पास एट द फ्यूचर डेट, कि जो प्रॉपर्टी है उसका टाइटल कब पास ऑन होगा, किसी फ्यूचर डेट पर पास ऑन होगा। आई क्या बात समझ में? मतलब हायर परचेज की बात कर रहे हैं बच्चों। हायर परचेज में क्या होता है, प्रॉपर्टी आपको आज मिल जाएगी और उसका मालिकाना हक कब मिलेगा, जब आपकी सारी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएंगी। तो इसका मतलब जब इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएंगी तब आपको गुड्स की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मतलब अब इस केस में क्या हो रहा है कि सर बेचा तो गुड्स ही आपने, पर अभी टाइटल नहीं दिया। टाइटल कब मिलेगा, किसी फ्यूचर डेट पे मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या, ये भी तो गुड्स ही है, इसलिए इसको हम कहां कवर करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर कर देंगे। तो 3 बातें देखी हमने पॉइंट नंबर 1 के अंदर। अगर आपने गुड्स बेचा है तो वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। आपने राइट टू गुड्स बेचा है तो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हायर परचेज पे गुड्स ट्रांसफर किया तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। ठीक है। सेकंड केस, लैंड एंड बिल्डिंग प्रोवाइडेड टू रेंट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को रेजिडेंशियल पर्पज के लिए किसी को दिया है, रहने के लिए किसी को दिया है, बेटा किराए पर एक बिल्डिंग दिया आपने रहने के लिए किसी को, तो इसको एग्जम्प्ट माना गया है। मतलब ये सप्लाई आपकी क्या रहेगी, एग्जम्प्ट सप्लाई मानी जाती है। ठीक है। पर फिलहाल अगर आपने किसी बिल्डिंग को या लैंड को लीज पर, टेनेंसी पर, ईजमेंट पर, लाइसेंस पर दिया है टू ऑक्यूपाई द लैंड, बेचा नहीं है आपने, उसको रेंट पर दिया, टेनेंसी पर दिया, ईजमेंट पर दिया, तो इस केस में क्या हो गया, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ प्रॉपर्टी का, तो इसे हम क्या कह देंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और ये किसके लिए होना चाहिए, अगर ये रेजिडेंशियल पर्पज के लिए है तो फिर ये क्या होगा, एग्जम्प्ट सप्लाई बन जाएगा। बोलिए। पॉइंट नंबर 3, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। किसी प्रोडक्ट पर आपने ट्रीटमेंट या प्रोसेस करवाया, जिसे हम जॉब वर्क कहते हैं, तो ट्रीटमेंट और प्रोसेस सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है भाई। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच आर अप्लाइड टू अनदर पर्सन द गुड्स सेंट फॉर द जॉब वर्क, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पानी का बोतल है, मुझे इस पानी की बोतल पे नाम लिखवाना है मेरी कंपनी का, वो नाम लिखने वाली मशीन मेरे पास नहीं है। बोतल मैंने बना दिया तो मैं बोतल को क्या करता हूं, आपके पास भेजता हूं, आप मेरा नाम लिखते हैं और मुझे वापस दे देते हैं बोतल। तो मतलब आपने क्या किया, इस पर जॉब वर्क किया। तो ये जो जॉब वर्क आप कर रहे हैं, हालांकि इसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है, आपने शाही वगैरह लगाई है इस पर, फिर भी इसे हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस कह देंगे। तो जो भी मैं पेमेंट आपको करूंगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस में कैटेगरी किया जाएगा। सर ये सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स क्यों किया जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बच्चों, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स के रेट अलग होते हैं और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रेट अलग होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्लासिफाई कर रही है कि इस सप्लाई को हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे और इस सप्लाई को हम सर्विस की सप्लाई मानेंगे। आई बात समझ में? 4 पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स। अगर मान लीजिए आपने बिजनेस के अंदर कोई गुड्स बेचा है, जैसे मान लो मेरा एसी का शोरूम है और मैंने एसी बेचा, तो ये क्या होगा,
गुड्स या सर्विस? गुड्स ही तो होगा। अरे बोलो भाई। पर गुड्स यूज फॉर द बिजनेस आर पुट टू यू प्राइवेट यूज और अवेलेबल टू द एनी अदर पर्सन, इसे हम क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब स्टॉक को पर्सनल यूज करना सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एसी का शोरूम है और मैंने 10 एसी परचेज किए थे बेचने के लिए, एक एसी मैंने अपने घर में लगा दिया। अब ये गुड्स को मैंने क्या यूज कर लिया है? प्राइवेट पर्पज के लिए यूज कर लिया, पर्सनल पर्पज के लिए। तो ये जो मैंने घर पे लेके गया, हालांकि उसमें क्या नहीं है, कंसीडरेशन थोड़ी है, अपने आप को बेचूंगा थोड़ी, फिर भी इसको हम क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। आई बात समझ में आपको? थर्ड पॉइंट है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए पर्सन हु सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, इसे डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स कह दिया जाएगा। देखो इसको समझो बेटा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको इसको। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ गुड्स परचेज किया, ठीक है, और इस गुड्स को जब मैंने परचेज किया था तो इसको मैं बेचता था, सोल्ड करता था, और सोल्ड करने पर इस पर जीएसटी का रेट लगता था 6% का। ठीक है, मैंने 10 लाख का गुड्स परचेज किया था जिसको मैं 12 लाख में बेचूंगा और उस पर जीएसटी कितना लगता है? 6%। ठीक है भाई। अब जब मैंने गुड्स परचेज किया होगा तो मैंने क्या पे किया होगा? टैक्स पे किया होगा। सोचिए ना, मैंने पानी की बोतल परचेज की है 10 लाख रुपए में, तो मैंने किससे परचेज की? मिस्टर ए से परचेज की है पानी की बोतल 10 लाख में, तो मैंने मिस्टर ए को क्या पे किया होगा? टैक्स का अमाउंट पे किया होगा जिसको आप जीएसटी कह रहे हैं। और मिस्टर ए ये किसको जमा करवाएगा? गवर्नमेंट जमा करवाएगा, और गवर्नमेंट मुझे क्या दे देगी? इसका आईटीसी दे देगी, ये तो पता है अपने को। अब मैं इस पानी की बोतल को आगे बेचूंगा 12 लाख रुपए में, तो 12 लाख में बेचूंगा तो बेटा जो मुझे आउटपुट टैक्स देना है उसमें से ये आईटीसी माइनस कर लूंगा और बचा हुआ किसको दे दूंगा? मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। बात समझ में आई? ये नॉर्मल केस है बच्चों। अब 10 लाख का गुड्स मैंने परचेज कर रखा है जिस पर मेरा आईटीसी कितना है? मान लेते हैं सर 1 लाख रुपए का है। अब ये गुड्स अगर मैं बेचता हूं 6% के हिसाब से तो मेरा आईटीसी एडजस्ट कर लिया जाएगा। पर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला और क्या बोला कि पवन जी आज से आपके गुड्स को हम एग्जम्प्ट करते हैं। मतलब आपके गुड्स को हम क्या कर देंगे? हम बोलेंगे कि इस पर क्या नहीं लगेगा? अब जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। अब जब जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा तो बेटा मेरा जो आईटीसी है ये लैप्स होना, क्योंकि जब जीएसटी लगेगा नहीं तो एडजस्ट किस में से करूंगा? तो अब गवर्नमेंट कहेगी देखो पवन जी हमने आपको 1 लाख रुपए का आईटीसी दिया था, वो लाओ वापस दो। अब तो मैं जब वापस करूंगा तो कैसे करूंगा भाई? वापस कैसे करूंगा? मैं क्या कहूंगा? सर जो भी मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है? 10 लाख की है, और इस 10 लाख को हम क्या मानेंगे कि ये आज के दिन बिक गया है। हालांकि बिका नहीं है, बेचूंगा भी तो 12 लाख में, तो बिकने पर आईटीसी कितना आएगा इसका? 1 लाख, सॉरी टैक्स कितना आएगा इसका? 1 लाख, और मेरे पास क्या रखा आईटीसी कितना? 1 लाख, तो अमाउंट क्या हो गया? अब 0। ये पल्ले पड़ा। सुनो बेटा, आज के टाइम पर हो क्या रहा है? सारा काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है। सोचिए मेरे पास जो आईटीसी है उस लेजर में कितना पैसा रखा हुआ है? उस लेजर में रखा हुआ है 1 लाख रुपए का। और अब मैं अगर इस गुड्स को यूज करता हूं किसके अंदर? एग्जम्प्ट सप्लाई में, तो मेरे को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट मेरे से ये 1 लाख वापस मांग रही है, तो मतलब 1 लाख रुपया मेरे लेजर में है, तो ये 1 लाख माइनस होगा तभी तो लेजर 0 होगा। और ये 1 लाख माइनस कैसे होता है? जब तक आउटपुट सप्लाई नहीं आएगी तब तक माइनस नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कहेगी अगर आपके गुड्स को हम एग्जम्प्ट कर देते हैं, आप सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन बन जाते हैं, तो जो भी आपके पास स्टॉक में रखा होता है, अभी फिलहाल कितना रखा था? 10 लाख रखा हुआ, इससे हम मानेंगे कि ये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया है। अरे बोलो भाई, ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। अब जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया इसका मतलब क्या है? आउटपुट टैक्स कितना हो गया इसका? 1 लाख, तो ये 1 लाख यहां से माइनस हो जाएगा और वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 0। कंप्यूटर को 0 करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकल लाइफ में हो क्या रहा है बेटा
कि जो आपके पास स्टॉक रखा हुआ है वो स्टॉक को हम बोलेंगे कि बिका है, और इसका जो टैक्स बनेगा उस टैक्स को कहां से एडजस्ट कर लेंगे, आपके आईटीसी से एडजस्ट कर लेंगे, और अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो कर दिया जाएगा। इसीलिए ये कंसेप्ट लिखा गया। और ये कंसेप्ट देखो क्या बोलता है, ये कहता है कि गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस carried on by a person who ceased to be taxable person। ceased to be taxable person मतलब क्या है, अब टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा। टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं बच्चों, जो टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। अब मेरी सप्लाई क्या हो चुकी है, एग्जम्प्ट हो चुकी है, इसलिए उसे हम क्या कह देंगे, डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स कह देंगे। वर्ड डीम्ड क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअल में तो वहां नहीं है ना, पढ़ा पढ़ाई क्या होगा, माना जाएगा बिक गया। अरे बोलो भाई, पर ये जो कंसेप्ट है डीम्ड सप्लाई वाला, ये इन दो केस में नहीं आएगा। हालांकि इन दोनों केस में मैं क्या हो रहा हूं, टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा। कौन कौन सा केस है, पहला केस है बच्चों, अगर मान लो मैंने अपना बिजनेस किसी दूसरे को बेच दिया, मैंने अपना बिजनेस आपको बेच दिया, तो मैं तो टैक्सेबल नहीं रहा ना, क्योंकि मैं तो बाहर निकल गया। तो अब मुझे बताइए बच्चों, अब जब बिजनेस आपको बिक गया है तो मेरा आईटीसी भी क्या होगा, आपके यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। जब ट्रांसफर हो गया है तो बेचो फिर गुड्स को, क्या दिक्कत है। तो उस केस में डीम्ड सप्लाई नहीं होगा। और दूसरा केस क्या है बच्चों यहां पर, कि अगर कोई पर्सन बिजनेस ऑफ कैरिड आउट बाय द एनी पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी द टैक्सेबल पर्सन, मतलब अगर कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, सप्लाई नील नहीं हुई है, एग्जाम नहीं हुई है, उस पर्सन की डेथ हो गई है, तो अब मुझे बताओ उसका बिजनेस किसको ट्रांसफर किया जाएगा, उसके लीगल हायर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस केस में भी इसको सप्लाई नहीं मानेंगे हम। डीम्ड सप्लाई कब मानी जाती है बच्चों, जब आपकी सप्लाई क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली एग्जम्प्ट हो जाए। बोलिए ना, पांचवा नंबर पॉइंट है। पांचवा पॉइंट को पैरा 5 भी बोलते हैं बच्चों, पैरा 5 ऑफ शेड्यूल सेकंड। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर आपने किसी लैंड और बिल्डिंग को, जो इमोल प्रॉपर्टी है, उसको रेंट पर दिया है बिजनेस पर्पज के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये पहले भी कवर हो चुका है कि अगर आपने किसी लैंड एंड बिल्डिंग को बिजनेस पर्पज के लिए क्या किया, आपने रेंट पर दिया है, तो वो क्या होता है बच्चों, आपका सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। इसी बात को फिर से आपके 5 पॉइंट में दोहराया गया है। देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस पर्पज नॉट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज क्या होती है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या बोलता है, पहले सुनिए आप, बाद में पढ़ेंगे इसको। बी पॉइंट कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो आप परचेज कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद परचेज कर रहे हैं, तो अब ये सप्लाई में नहीं मानी जाएगी, मतलब उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे ये बिल्डिंग पहले से बनी हुई है, मैं अब इस बिल्डिंग को परचेज कर रहा हूं, तो इसको कंप्लीशन हो चुका है इसका, तो अब इसको सप्लाई में नहीं मानेंगे। बट अगर कोई प्रॉपर्टी बनने से पहले मैंने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे कर दिया, तो अब ये सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर हो जाएगा। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल सर एक बिल्डिंग बनेगी, फ्लैट्स बनेंगे, टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लैट्स बनने वाले हैं। एक बिल्डर ये फ्लैट बना रहा है, अभी बने नहीं है, बनाने वाला है, और लोगों को बोला कि हम इस लोकेशन पे ये फ्लैट बनेंगे, और ये बनना तैयार हो चुके हैं, बनना स्टार्ट हो गया, नींव वीम खुद गई है और थोड़ा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया तो लोगों ने क्या किया, 6 फ्लैट पहले ही बुक करवा लिए, और कितना दिया, 10-10 लाख रुपया पे कर दिया 6 फ्लैट के। ठीक है, फ्लैट की वैल्यू कितनी है, एक फ्लैट की वैल्यू है सर 40 लाख के, पर इन्होंने कितना कितना दे दिया है, 10-10 पहले ही दे दिया। अभी 2 फ्लैट की बुकिंग नहीं हुई है। अब अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आ जाए, तो अब इस पर क्या लगेगा, जीएसटी चार्ज हो जाएगा। बट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब अभी भी ये 2 फ्लैट नहीं बिके, सीसी आ गया इनका। अब इसके बाद में मिस्टर एक्स जो है वो इस फ्लैट को परचेज कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ये फ्लैट बिक रहा है, तो अब इस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। कुल मिला के सिंपल सी बात क्या है, जो कंसिडरेशन है आपका, वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद आप पे कर रहे हो तो जीएसटी में नहीं आओगे आप। कंसिडरेशन अगर आपका
कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले थोड़ा बहुत भी दे दिया आपने तो भी आप जीएसटी में कवर हो जाओगे। अब पढ़ो बेटा इस पैराग्राफ को, अब समझ में आएगा आपको ये। Construction of complex building civil structure, entire consideration received after issuing of completion certificate। पूरा का पूरा कंसिडरेशन कब दिया जा रहा है? सीसी मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद दिया जा रहा है, तो इसे हम क्या नहीं बोलेंगे? नोटिस सप्लाई। इसे नेगेटिव लिस्ट में कवर किया गया शेड्यूल 3 में। पर पार्ट या एंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड बिफोर इश्यूइंग ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इश्यू होने से पहले मिल रहा है आपको, तो इसे हम क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर कर लेंगे। बोलो ना। सी पॉइंट और भी आसान है बच्चों। टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग ऑफ यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको पेटेंट हम कहते हैं, कि पेटेंट अगर आपने परचेज किया है किसी से तो वो क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सॉरी परचेज नहीं, यूज किया है, पेटेंट यूज करने के लिए आपने लिया है तो वो क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। पर सेल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर, ये क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। आपने एंड्रॉइड का नाम सुना है? हमारी मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों जिसको हम एंड्रॉइड बोलते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो आपका EIS जो आपने पढ़ा था उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था कि सर एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन सिस्टम। जो मोबाइल को फंक्शनिंग करवाता है, जो हार्डवेयर को फंक्शनिंग करवाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एंड्रॉइड क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, विंडो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के अंदर। अब इस मोबाइल को चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? एंड्रॉइड चाहिए। अब जो व्हाट्सएप है वो क्या है आपका? एप्लीकेशन सिस्टम है। एप्लीकेशन सिस्टम किस पे काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। आई बात समझ में? अब जो एंड्रॉइड है बच्चों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल्स के लिए, वैसे लैपटॉप्स के भी आने लग गया एंड्रॉइड, बता दूं आपको मैं नॉलेज के लिए। तो एंड्रॉइड जो आपका है मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी पर्सन ने बनाया है। वो पर्सन को ना गूगल है बेटा, गूगल है मालिक इसका एंड्रॉइड का। अब जितने भी मोबाइल कंपनियां हैं जो मोबाइल बनाती है वो गूगल से क्या लेती है? एंड्रॉइड का वर्जन मांगती है। गूगल उनको एंड्रॉइड का वर्जन देता है और कहता है कि जितनी मर्जी तो हम इसको बनाओ, आप जितने मर्जी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करोगे आपको क्या करना पड़ेगा? हर मोबाइल का इतना पेमेंट हमें देना पड़ेगा अगर आपने एंड्रॉइड उसमें इंस्टॉल किया है। तो मुझे बताइए बच्चों, क्या गूगल ने वो एंड्रॉइड उन सैमसंग को, वीवो को बेच दिया है क्या? नहीं सर, सिर्फ क्या दिया है? परमिटिंग यूज फॉर एंजॉयमेंट। आपने यूज करने के लिए दिया है, ना कि उसको बेचा है। तो अब यूज करने के लिए कोई चीज देते हो तो वो क्या होता है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पर यदि आपने सेल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर आपने उसे सही में बेच दिया किसी को तो ये क्या बन जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, इंप्लीमेंटेशन एक्सेट्रा ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। जो आईटी के सॉफ्टवेयर होते हैं ना बेटा, जो हम बनाते हैं, हम डेवलप करते हैं, तो इस पर क्या होता है आपका? इसे हम क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहते हैं। Agreeing to obligation to refrain from any act or situation or to do an act, किसी काम को करना या किसी काम को नहीं करने के बदले जो पेमेंट मिलता है उसे हम क्या कह देंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि एमसीसी के सामने अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलूंगा मैं, याद है मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको डीटी के अंदर। अब सर ने मुझे बोला कि लो पवन जी 10 लाख लो और इंस्टीट्यूट यहां मत खोलो आप। तो ये जो 10 लाख मुझे मिला वो किस बात का मिला है बच्चों? नॉन कॉम्पीट फीस का मिला है। तो ये नॉन कॉम्पीट फीस का जो 10 लाख है इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस कह देंगे। तो नॉन कॉम्पीट फीस हो गया आपका, या फिर लेट डिलीवरी चार्जेज है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर होते हैं। सर इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? अभी बताता हूं बेटा कैसे आएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एंड गुड्स फॉर द एनी पर्पज, सप्लाई ऑफ क्या होगा? वो सर्विसेज है। अगर आपने क्या किया? राइट टू यूज ट्रांसफर किया है बच्चों, ये तो हम पहले पॉइंट में पढ़ चुके हैं
इसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे आपने मशीनरी को किराए पर दिया है, मशीनरी बेची नहीं है, किराए पर दिया है, तो ये क्या होगा बच्चों, आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक होता कॉम्पोजिट सप्लाई, जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व रहती है, उसे बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। और याद रखना बच्चों, कॉम्पोजिट सप्लाई लिख लो, इसके आगे हमेशा क्या होती है, सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। कॉम्पोजिट सप्लाई हमेशा क्या होगी, सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। देखो पहला कौन सा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए बना है, इमोल प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है, मतलब एक बिल्डिंग बन रही है बेटा, उसके लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपने करवाया है, जिसपे लेबर और मटेरियल दोनों लगते हैं, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। इसको पैरा 6 में कवर किया गया है, पैरा 6 की एंट्री ए में कवर किया, सॉरी। और यदि आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बना रहे हो आप, इसमें भी लेबर मटेरियल दोनों लग रहा है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। तो इसको कहां कवर किया गया है, पैरा 3 में कवर किया गया है। सर ये क्या है, देखो बेटा ये काम का नहीं है, बस ये मैंने बताया कि कौन सी चीज कहां कवर है। पर जो कंपोजिट सप्लाई होती है, मतलब जिसमें गुड्स प्लस सर्विस दोनों एक साथ आ जाए, उसे कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। और ये हमेशा क्या होगी, सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। इसमें दूसरा क्या है बच्चों, रेस्टोरेंट की, कैटरिंग की जो सर्विसेज है, नाम से पता चल रही है सर्विसेज है, तो कहां पर कवर करोगे इसको, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे कैटरिंग हो गया, होटल का रेस्टोरेंट हो गया, मेस हो गया, ईटिंग जॉइंट्स हो गया आपके। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द एओपी बीओआई टू मेंबर। अगर एओपी बीओआई ने अपने ही मेंबर को क्या किया है, सप्लाई ऑफ गुड्स किया है, तो किस में कवर होगा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर हो जाएगा। अगर एओपी बीओआई के मेंबर ने अपने मेंबर्स को सर्विसेज दिए, तो ये कहीं पर भी कवर नहीं होगा। आई बात समझ में। जैसे एओपी बीओआई है, उसने अपने ही मेंबर को क्या कर दिया है, गुड्स बेचा है, तो किस में आएगा, ये सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा। और यदि एओपी बीओआई ने अपने ही मेंबर को क्या दिया, कोई सर्विसेज दी है, तो ये कहीं पर भी नहीं आएगा। बोलिए। अब सर ये एग्जाम में कैसे आता है वो दिखाता हूं बेटा आपको। करो 7 नंबर क्वेश्चन अपने आप, देखते हैं कौन सही करता है। State whether the following supply would be treated as a supply of goods or supply of service as per the schedule second। बताओ भाई, रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर और डिस्पोजल फॉर अंडर द डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। भाई गुड्स बेचा है ना, इतना बड़ा लिखा हुआ, मतलब क्या है कि गुड्स बेचा बिजनेस में, तो क्या होगा, गुड्स ही होगा। ट्रांसफर ऑफ राइट टू, राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर द एग्रीमेंट विच स्पेकुलेटेड दैट द प्रॉपर्टी शैल बी पास ऑन फ्यूचर डेट। गुड्स या सर्विस, अरे ये क्या चीज है बेटा, ये हायर परचेज है। क्या होता है ये, आई समझ में। लो फिर अगला करके दिखाओ। टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्योंकि टेम्परेरी ट्रांसफर है बच्चों, परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर आईपीआर को बेचता हूं तो सप्लाई गुड्स बन जाएगा। फिलहाल ये क्या है, ये बताइए। ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच अप्लाइड फॉर अनदर पर्सन, ये क्या होगा, जॉब वर्क है। और जॉब वर्क क्या होता है, थर्ड वाला।
ये तो इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में ना? चलो भाई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज ए, जिसको नेगेटिव लिस्ट बोला गया है। नेगेटिव लिस्ट सर? हाँ बच्चों, कुछ ऐसी सप्लाई है जिसको ना तो गुड्स में कवर किया जाएगा ना ही सर्विस में कवर किया जाएगा। इसका मतलब वो सप्लाई क्या है आपकी? ना तो गुड्स और ना ही सर्विस है, मतलब वो सप्लाई ही नहीं है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है? नेगेटिव लिस्ट का नाम दिया गया है। एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नो एज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो कौन कौन सी एक्टिविटी है बच्चों? वो देखो, पहली एक्टिविटी, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। कि अगर एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज दी है तो वो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है और ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है, मतलब उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। क्योंकि सर उस पर तो क्या लगेगा? सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। हर एक, बहुत सारे एम्प्लॉयर है बच्चों जो अपने एम्प्लॉय से सर्विसेज लेते हैं। जैसे मैं यहां पर मान लो एम्प्लॉय हूं और मैं सर्विस दे रहा हूं अपने एम्प्लॉयर को और उनके बदले मुझे सैलरी वो पे कर रहे हैं, तो इस पर क्या नहीं होगा? कोई जीएसटी नहीं लगेगा भाई, इस पर तो डायरेक्ट टैक्स लग रहा है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि सर क्वालिफाई एज ए सप्लाई क्या होगा और क्वालिफाई एज ए सप्लाई क्या नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी दी है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस और ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट में कवर है। बट अगर सर्विस प्रोवाइड हो रही है किस पर? कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज बन जाएगा। बोलिए ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा काम है यहां पढ़ाने का, मेरा एम्प्लॉयर एमसीसी मुझे क्या करता है? इस पढ़ाने के बदले पेमेंट करता है, तो जो सैलरी मुझे दे रहे हैं इस पर क्या नहीं लगेगा? जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पर सर ने क्या बोला इस बार कि पवन जी एक काम कीजिए ना, आप ना एमसीसी की रिटर्न भी फाइल कर दीजिए, ऑडिट भी कर दीजिए आप। हालांकि क्योंकि मैं सी हूं तो मैंने इनकी ऑडिट भी कर दी है। अब ये जो ऑडिट मुझे का पैसा ये देंगे तो क्या ये सर्विस के बेस पर दे रहे हैं क्या? नहीं सर, ये तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है मेरी एक, तो इस पर क्या लग जाएगा? जीएसटी चार्ज हो जाएगा। प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर द फॉरबियंस ऑफ एक्ट। फॉरबियंस एक्ट मतलब किसी काम को नहीं करने के बदले में अगर कोई पेमेंट मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? मेरा सप्लाई में कवर हो जाएगा। पर सप्लाई में क्या कवर नहीं होता बच्चों? क्योंकि ये नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं है। जो नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं होता इसका मतलब क्या है? वो सप्लाई में कवर हो जाएगा। इसलिए ऊपर क्या लिखा है मैंने? क्वालिफाई एज ए सप्लाई। अब ये नॉट क्वालिफाइड एज सप्लाई, इसका मतलब ये कहां कवर है? नेगेटिव लिस्ट में। ये 2 पॉइंट है बच्चों। पहला पॉइंट क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कैजुअल वर्कर। अगर एक कैजुअल वर्कर ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की है तो वर्कर चाहे कैजुअल हो चाहे रेगुलर वर्कर हो, वर्कर वर्कर रहेगा बच्चों। आप उसको सैलरी पे करोगे तो उस पर क्या नहीं लगेगा? जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन प्री मैच्योर टर्मिनेशन, दैट इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स। याद आपको सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 आपने अपने सैलरी हेड में पढ़ा हुआ है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो मिलता है ना, प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी वाला, तो ये क्या होता है बच्चों? ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज में कवर नहीं होता, क्योंकि कहां कवर किया गया है? नेगेटिव लिस्ट में। दूसरा है नेगेटिव लिस्ट में दूसरी एंट्री है बच्चों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो आप फीस पे करोगे, जो भी फीस पे करते हो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, इस फीस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को फीस क्यों पे करेंगे हम? देखो बेटा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो आपका है वहां पर आपको अपील जब करते हैं आप, तो आपको एक पेमेंट देना पड़ता है, नॉमिनल सा फीस होता है, तभी आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। पर गवर्नमेंट चाहती है कि न्याय महंगा नहीं होना चाहिए। न्याय के ऊपर मतलब ये जस्टिस ही तो करते हैं वो लोग, तो जस्टिस पर जीएसटी लगा देंगे तो जस्टिस महंगा हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फीस को नेगेटिव लिस्ट में रखा है। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फीस पर क्या नहीं लगता? जीएसटी चार्ज नहीं होता। थर्ड पॉइंट पढ़िए बच्चों। थर्ड पॉइंट कौन सा है?
फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत एसेट्रा। वैसे तो कोई काम करते नहीं एमपी, एमएलए, फिर भी बाय चांस अगर गलती से कुछ कर जाएं तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय द चेयरपर्सन, मेंबर्स, डायरेक्टर एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, who is not deemed as the employee before commencement of his clause। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? जो फाइनेंस कमीशन होता है एस्टेब्लिश बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये ड्यूटी परफॉर्म करते हैं बच्चों, इस पर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ड्यूटी परफॉर्म बाय द एनी पर्सन हु इज होल्ड एनी पोस्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई पोस्ट आपको मिल रही है, मैंने एग्जांपल लिखे हैं, डिप्लोमेट जो होते हैं, गवर्नर जो होते हैं, सीएनजी के जो एम्प्लॉइज होते हैं, बेटा ऑडिटर्स है, यूपीएससी के चेयरपर्सन, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं आपको मैं, ये जो पुलिस वाले हैं ये ड्यूटी परफॉर्म तो कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है बेटा, तो इसीलिए अगर पुलिस वाले जो पेमेंट चार्ज करेंगे उस पर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, यूपीएससी के चेयरपर्सन है, ये ड्यूटी परफॉर्म करते हैं अपनी, तो इस पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसको कहां कवर किया गया है, नेगेटिव लिस्ट में। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा देखो, सर्विस ऑफ फ्यूनरल्स, ब्राइडल्स, सेरेमनीज और मोर्चरी इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज। अगर कोई पर्सन मर गया तो उसको दफनाने की सर्विसेज, जलाने की सर्विसेज, या जो भी सर्विसेज होती हैं, या फिर जो मरे हुए व्यक्ति को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, गाड़ी में डाल के लेके जाते हैं ना, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो तो मर गया, वो टैक्स कैसे पे करेगा आप? सर यहां तो प्लानिंग हो सकती है, कर लो, ये प्लानिंग लाइफ में एक बार ही होगी। बढ़ो आगे। सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल सेकंड। बताओ क्या बोला मैंने, कि अगर कोई प्रॉपर्टी, लैंड या फिर आपने बिल्डिंग को बेचा है, ये लिखो, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा है बच्चों, जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, सुनिए ना, जिसका कंस्ट्रक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो मुझे बताइए बच्चों, क्या उस पर जीएसटी लगता है क्या? इसलिए इसको पैरा किस में कवर किया गया है, अभी पढ़ के आए 2 मिनट पहले हम, कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट के बाद बेचोगे तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, तो इसको कहां कवर कर लिया गया है, नेगेटिव लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, एक्शनेबल क्लेम जो आपका होता है अदर देन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। देखिए बच्चों, एक्शनेबल क्लेम आपका गुड्स में कवर किया गया था, याद है ना आपको, पर एक्शनेबल क्लेम में जीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम को कहां कवर कर लिया गया है, नेगेटिव लिस्ट में कवर कर लिया गया। पर अदर देन कौन से एक्शनेबल क्लेम को छोड़ दिया, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। अब इसके मायने क्या हुए कि सर एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग पर जीएसटी लगेगा, और इनके अलावा जो भी उन पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, पता नहीं क्यों बच्चे बार बार इसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, या तो क्लास में सो जाते हैं जब इसको बताता हूं मैं। इसको ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि हो सकता है आप भी बाद में स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, तो ध्यान से सुनना अभी ये है क्या ये, क्योंकि बाद में जब आप अभी ध्यान नहीं दोगे, बाकी में क्या पता पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, पर ये इतना समझ में नहीं आता, इसलिए बच्चे बार बार मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं शायद। अरे चलता ही नहीं रहा यार। देखो एक बात बताइए, मैं अभी जयपुर में हूं, मुझे कुछ गुड्स बेचने हैं दिल्ली में, ठीक है, इस गुड्स की जो कीमत है बच्चों वो है 2 लाख रुपए की। अब जयपुर से दिल्ली गुड्स जाएगा तो किसी ट्रक के थ्रू तो जाएगा, ठीक है, तो जयपुर से गुड्स गया कहां पर, दिल्ली, इस ट्रक में क्या रखा हुआ है, गुड्स। इस गुड्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 लाख रुपए की, ठीक है, अरे बोलिए। और ये जो ट्रक है इसकी कीमत है 50 लाख रुपए की। बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा,
कितना होगा, 2 लाख ही तो होगा। बट प्रॉब्लम क्या आई, सेक्शन जो आप रीड करोगे ना, तो सेक्शन के अंदर कुछ इस तरह से इंटरप्रिटेशन निकल रहा था कि सर ये जो गुड्स है उसमें इस ट्रक की वैल्यू को भी शामिल किया जा रहा था, और सेक्शन की इंटरप्रिटेशन की वजह से वैल्यू कितनी बन के आ रही थी, 52 लाख की बन के आ रही है। अरे भाई ट्रक मेरा, पहली बात मेरा नहीं है, दूसरी बात ट्रक को थोड़ी बेच रहा हूं, ट्रक में तो गुड्स भेज रहा हूं, तो गुड्स की वैल्यू पे जीएसटी लगाओ ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने फिर नोटिफिकेशन निकाला। गवर्नमेंट ने कहा भाई जिस कन्वेंस के थ्रू आप गुड्स को भेजते हो उस कन्वेंस की वैल्यू को क्या नहीं मानोगे आप, सप्लाई ऑफ सर्विसेज या गुड्स नहीं मानोगे आप, मतलब वो इस वैल्यू में शामिल नहीं होगा। बट अगर आपने कन्वेंस को ही बेचा है, मान लो मेरा काम क्या है बच्चों, ट्रक बेचने का काम है, अब ये ट्रक खुद अपने आप में क्या है, एक गुड्स है, तो अब बताइए वैल्यू क्या होगी, अब 50 लाख वैल्यू बन जाएगी। मान लो मुझे इस ट्रक को रिपेयर करवाना है, तो मैं गुड्स यहां से वहां भेज रहा हूं बेटा, ये मतलब ट्रक यहां से वहां जा रहा है, और रिपेयर पे खर्चा कितना हुआ है, 2 लाख रुपए, ट्रक की वैल्यू कितनी है, 50 लाख की, बताओ वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी होगी, 2 लाख, क्योंकि ट्रक थोड़ी बेचा है, उसको मैंने क्या करवाया, रिपेयर करवाया। तो अगर फर्दर सप्लाई किया आपने, फर्दर सप्लाई का मतलब आपने ट्रक को एज इट इज बेचा है, ट्रक ही आपका गुड्स था, तो ये सप्लाई मान ली जाएगी। अगर आपने सिर्फ कन्वेंस के थ्रू बेचा है तो ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अब इतनी सी बात पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही बच्चों को, बार बार दिखाऊंगा, अभी स्क्रीनशॉट भरे पड़े इसी पॉइंट के, सर इसका मतलब थोड़ा समझा दो वापिस, सो रहा था क्या जब पढ़ा रहा था। देखो प्लीज देखिए बेटा एक बार, अरे पंखे वंखे बंद कर दो, लाइटें लाइटें जला दो। देखो इधर, interstate movement of various mode of conveyance between distinct person carrying the goods and or passenger, तो ये कवर किस में है, 71B 72B में कवर है। 72B मतलब नेगेटिव लिस्ट में कवर है, और नेगेटिव लिस्ट में कवर का मतलब क्या हो गया कि सर ये जो कन्वेंस है इस पर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये कवर कहां है बच्चों, 7B में कवर है, ये मिड में मेंटेनेंस, तो इसका मतलब इस ट्रक पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा, इसकी रिपेयर मेंटेनेंस की वैल्यू पे जीएसटी चार्ज होगा। पर यदि आपने फर्दर सप्लाई किया है, इस ट्रक को ही बेच दिया है, तो इस केस में क्या ये कवर नहीं है, सेक्शन 7(2), छोड़ो इस सेक्शन नंबर यार, ये किस में कवर नहीं है, नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं है, तो अब क्या होगा, इस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। आई बात समझ में। फर्दर सप्लाई, देखो फर्दर सप्लाई का मतलब क्या हो गया, ट्रक को बेचना, ट्रक को बेचना, याद रखना, इसे बोलते हैं फर्दर सप्लाई। अब इसको समझाने के लिए मैंने जो अभी बताया ना आपको, वैसा का वैसा नोट बनाया है। देखिए कि सर एक स्टेट है राजस्थान, दूसरा स्टेट है दिल्ली, यहां से यहां गुड्स जा रहा है, ट्रक का प्राइस कितना है बच्चों, 40 लाख, गुड्स का प्राइस कितना है, 1 लाख, तो सप्लाई ऑफ गुड्स कितनी होगी। पर ये जो ट्रक है इसको कहां शामिल किया गया है, 72B के अंदर, मतलब इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, याद रहेगा, सीधी सी बात है भाई। इसी तरह अगर इंटरस्टेट मूवमेंट के आपने रिग का, रिग मतलब जो बड़े बड़े जो एक तरह से जहाज टाइप होते हैं, टूल्स का या क्रेन्स होती है ना, जैसे एक बिल्डिंग बन रही है, आपने क्रेन देखी होगी, बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, वो क्रेन जब बिल्डिंग बन जाएगी तो वो शिफ्ट हो जाएगी दूसरी जगह पर, समझ में आई आपको। ये जयपुर में बिल्डिंग बन गई है, मान लो अब कोटा में बनानी है, तो क्रेन यहां से कहां चली जाएगी, कोटा चली जाएगी, वहां बनाएगी बिल्डिंग, फिर मान लो गुजरात जाना है तो गुजरात चली जाएगी। तो जो क्रेन का जो इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पर अगर आपने क्रेन को ही बेचा है,
भाई आपने क्रेन ही बेच रहे हो आप सामने वाले को, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सप्लाई बन जाएगा। तो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग, टूल्स और क्रेन्स, ये क्या है 7172B में कवर है। एक्सेप्ट किसको छोड़ते हुए, फर्दर सप्लाई, मतलब किसको बेचा है आपने, क्रेन्स, टूल्स या रिग को ही बेचा है। ऐसे लिख लिया करो बच्चों, क्रेन, टूल्स, रिग को ही सोल्ड किया है तो ये सप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना, ये सप्लाई बन जाएगी, हो जाएगी या बन जाएगी। नेगेटिव 72 है बेटा, 72 ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव लिस्ट में आता है, ठीक है। चलो बढ़े आगे। अब एक नोट लिखा है मैंने, वैसे नोट तो वैसे आपको पता ही है कि अगर आपको जीएसटी लगाना है, सप्लाई पर जीएसटी लगाना है, तो आपको दो बातें पूरी करनी पड़ेगी। पहली बात कि सर ये सप्लाई कौन करेगा, टैक्सेबल पर्सन करेगा, और दूसरी बात ये सप्लाई क्या होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, तभी जीएसटी लगेगा। जैसे मान लो ये मोबाइल एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लेना नहीं है, तो अगर मैं इसको सप्लाई करूंगा तो क्या नहीं होगा, जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। मैंने आपको एक चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था एग्जेम्पशन वाला, थोड़ा बहुत लिंक करवाता हूं। मैंने बताया था कि मैदा, बेसन, आटा, जैगरी हो गया आपका, काजल हो गया, उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो अब मैं अगर काजल बेचता हूं, जैगरी बेच रहा हूं, खुला हुआ आटा, मिल्क, दूध, कर्ड, एग्स वगैरह बेच रहा हूं, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो मैं चाहे टैक्सेबल पर्सन हूं या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। मैंने आपको 10 लाख रुपए का दही बेच दिया, नहीं ज्यादा हो गया, 500 रुपए का दही मैंने आपको बेचा है, तो ये 500 रुपए का तो दही, वैसे ये 500 भी ज्यादा ही है, दही बेचा है मैंने, तो इस पर जीएसटी नहीं लूंगा मैं, चाहे टैक्सेबल हूं या नहीं हूं। अगर किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी लगाना है तो पहली बात मैं क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी के अंदर, और ये प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए आपका, टैक्सेबल होना चाहिए। तो टैक्सेबल पर्सन होंगे और टैक्सेबल सप्लाई होगी, तभी क्या आएगा बच्चों, जीएसटी लगेगा। इनमें से अगर एक भी चीज गायब है तो फिर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जैसे मान लो मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं जीएसटी के अंदर और मैं ये मोबाइल बेचता हूं, हालांकि मोबाइल पे टैक्स लगता है पर मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, तो मैं क्या नहीं कर सकता, टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। A taxable person is person who is registered or liable to be registered under the section 22 और section 24 of CGST Act। या तो आप रजिस्टर्ड हो गए हैं या आपको रजिस्टर्ड होना है, तो आप क्या बन जाएंगे, टैक्सेबल पर्सन बन जाओगे। A supply attracting GST can be made to a non-taxable person also। देखिए बेटा, जब आप सामान बेचते हैं तो सामने वाला रजिस्टर्ड हो या नहीं उससे मतलब नहीं है, आप रजिस्टर्ड है, आपका गुड्स टैक्सेबल है, तब आप जीएसटी कलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल सीधा एग्जांपल आपके सामने है, आपने जब फीस पे की थी एमसीसी में, क्या आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं क्या, फिर भी फीस तो पे किया ना आपने। तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड उससे फर्क नहीं पड़ता, सप्लायर क्या होना चाहिए, और सप्लाई क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल होनी चाहिए। क्या क्या लिखा, सप्लायर क्या हो आपका, टैक्सेबल पर्सन, सप्लाई क्या हो, अब रेसिपिएंट चाहे टैक्सेबल हो चाहे नॉन टैक्सेबल हो, इस सप्लाई पर क्या होगा, जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। अब इस पे जीएसटी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब नॉन सप्लाई नोटिफाइड वाइड नोटिफिकेशंस, अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन डालकर बता रखा है कि इनको हम सप्लाई नहीं मानते। सबसे पहली बात है, पंचायत म्युनिसिपैलिटी जो फंक्शन करती है, ऐसे तो फिर बोल दूं कुछ नहीं करते ये लोग, फिर भी अगर करते हैं तो इसको सप्लाई नहीं मानेंगे हम। एक आर्टिकल नंबर 243G है, एक आर्टिकल नंबर 243W है, और ये क्या है बच्चों, 243G पंचायत की एक्टिविटीज की बात करती है, 243W किसकी बात करता है, म्युनिसिपैलिटी की बात करता है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस के अंदर
जो भी ये फंक्शन करेंगे उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इन शॉर्ट याद रख लीजिए, जितने भी एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी लोग हैं, पुलिस वाले हैं, पंचायत के जो लोग हैं, सरपंच हो गए आपके, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के जो लोग हैं, इनकी ड्यूटी परफॉर्मेंस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, शराब को जीएसटी से पूरी तरह बाहर रखा गया है। अगर आप शराब को बेचते हैं तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, अगर आप शराब को बनाते हैं तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, अगर आपको शराब को बेचने के लाइसेंस लेना है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, अगर आप शराब को पीते हैं तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। पढ़ो। लेकर पे क्या बोला? ग्रांट ऑफ एल्कोहल लेकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर ट्रीटेड द नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ गुड्स। कि मैन्युफैक्चरिंग किया आपने शराब का तो क्या लगेगा उसके ऊपर? स्टेट गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी लगेगा। अगर आपने इसको सेल किया है तो स्टेट गवर्नमेंट का वैट लगेगा। अगर आपने लाइसेंस फीस ली है तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई चार्ज वो लग जाएगा। पर इन तीनों पर ही क्या नहीं होगा? जीएसटी चार्ज नहीं होगा। याद करो, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि गवर्नमेंट को साफ बोला लोगों ने कि देखिए भाई, शराब को किससे बाहर रखना पड़ेगा आपको? जीएसटी से। तभी हम क्या करेंगे? मीटिंग में बैठेंगे तो शराब पर पूरी तरह कंट्रोल किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। शराब में थोड़ा सा भी हिस्सा किसका नहीं होगा? पूरा शराब किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। कि सब कुछ हम लेंगे, एक्साइज ड्यूटी, वैट वगैरह सब हमारे पास जाएगा। और एक शराब की कमाई बहुत ज्यादा होती है बेटा स्टेट्स की। शराब के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स मिलता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। चलो भाई, लास्ट कंसेप्ट बचा है हमारा, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। देखिए बेटा, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, अभी हमने पढ़ा था कंपोजिट सप्लाई, उसका मतलब था गुड्स और सर्विसेज का मिक्सअप, वो शेड्यूल में था। यहां कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का मतलब समझ रहे हैं। लोग क्या करते हैं, देखिए, एक सप्लाई है बच्चों, एक प्रोडक्ट ए है। सुनना, अगर आपने ये समझ लिया तो ये पूरा समझ कहानी समझ में आ जाएगी। एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है। ठीक है। अब प्रोडक्ट ए पर जो जीएसटी रेट है बच्चों वो है 18% और प्रोडक्ट बी पर जीएसटी रेट कितना है? 1%। ठीक है। अब प्रोडक्ट ए बिकेगा तो कितना लगेगा और बी बिकेगा तो कितना लगेगा? परसेंट लगेंगे। लोगों ने क्या दिमाग लगाना स्टार्ट किया? लोगों ने दोनों प्रोडक्ट को जोड़ा और जोड़कर एक साथ बेचा। जोड़कर क्या किया? एक साथ बेचा। और क्या बोला कि देखिए सर, हमारे जो प्रोडक्ट है ना, ये मेन प्रोडक्ट तो हमारा बी है, ए तो बस वैसे ही साथ में बेच रहे हैं हम, इसलिए जीएसटी रेट कितना होना चाहिए? 1% होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? तो अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो भाई, आप जो कह रहे हैं हम मान लेंगे, अगर ये सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है तो मतलब सर कुछ ऐसी सप्लाई होती है जो दूसरी सप्लाई के साथ कनेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक होटल में गए बेटा, होटल में खाना खाया आपने, होटल में आप रुके तो आपको लॉन्ड्री की सर्विसेज फ्री मिल रही है, फ्री वाईफाई मिल रहा है आपको, और आपको सुबह का नाश्ता फ्री मिल रहा है। होटल के अंदर मिलता है, बता दूं आपको मैं, सुबह नाश्ता फ्री मिलता है। तो ये सब चीजें क्या है बच्चों? होटल की सप्लाई के साथ आ रही है। ये एक कंपोजिट सप्लाई है, सभी लोग ऐसा करते हैं, जितने भी होटल से सभी प्रोवाइड करते हैं। चल होटल करो साइड में यार। आपने मोबाइल फोन परचेज किया तो मोबाइल के साथ में आपको इसका कवर मिल रहा है, आजकल मिलता है कवर, तो आपको इसका कवर मिल गया, साथ में इसका चार्जर मिल गया। ईयरफोन तो आजकल नहीं मिलते, मान लो मिल गया, अरे मान लो मिल गया। अब मुझे बताओ क्या है, क्या ऐसा कंसेप्ट होता है क्या? हाँ सर, मोबाइल के डब्बे में कवर भी आता है, एक पिन भी आती है जो कभी काम नहीं आती है, एक बार ही काम आती है, और एक चीज क्या होती है साथ के अंदर, आपको उसको चार्जर भी मिल रहा है। चार्जर एक अलग सप्लाई होती है बेटा, मोबाइल एक अलग सप्लाई है, और वो छोटी सी पिन एक अलग सप्लाई है, पर ये तीनों एक साथ मिलकर आपको दी जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कंपोजिट सप्लाई है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बात समझ में आई? क्या आप चाहो तो चार्जर मार्केट से दूसरा परचेज कर सकते हो क्या? यस सर, पर फिर भी इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, ये तीनों एक साथ ही आते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है, मतलब एक से ज्यादा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सब मिलकर चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये कंपोजिट सप्लाई मान लिया जाएगा।
और कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई है जिसकी वजह से ये सप्लाई हो रही है उसका जो रेट होगा वो पूरी सप्लाई पे लग जाएगा। अगर कोई चीज कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो फिर वो क्या है, मिक्स सप्लाई है। मतलब वो बंडल नेचुरल बंडल नहीं है। समझ रहे हो बंडल का मतलब कि सर नंबर ऑफ सर्विसेज नंबर ऑफ गुड्स का एक बंडल बनाया आपने और वो बंडल क्या आपका नेचुरल बंडल है। फॉर एग्जांपल आपने टीवी परचेज किया, टीवी के साथ में वारंटी आया तो ये नेचुरल बंडल है बच्चों, आता है वारंटी, तो ये नेचुरल बंडल है। तो वारंटी का जो चार्ज किया आपसे, टीवी का जो चार्ज किया है, तो मुझे बताओ बेटा इन दोनों में प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, टीवी है, इसी वजह से तो वारंटी मिल रहा है। अरे बोलो ना। तो अब जो टीवी का जो रेट होगा वही क्या होगा, पूरी की पूरी सप्लाई पर लग जाएगा। अगर कोई सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है तो कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई का क्या होगा, रेट अप्लाई कर दिया जाएगा। यदि कोई सप्लाई कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो उसे हम क्या कह देंगे, मिक्स सप्लाई कह देंगे। और मिक्स सप्लाई में जो भी हाईएस्ट रेट होगा, जितने भी आइटम है उसमें जो हाईएस्ट रेट है, बताओ कितना है, इस पूरे बंडल पर कितना लग जाएगा, फिर हाईएस्ट रेट लग जाएगा। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जबरदस्ती का बंडल बना रहे हो आप, भाई एक नेचुरल बंडल तो समझ में आता है। जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ में इसका ट्रांसपोर्टेशन के साथ में इंश्योरेंस मिलता है, ऑब्वियस सी बात होता है इंश्योरेंस। जैसे आप कोई मोबाइल फोन परचेज करते हो ना तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें इंश्योरेंस भी शामिल होता है। कल को अगर गुम हो जाए तो कंपनी को नुकसान नहीं होता ना, आपको नुकसान होगा। आई बात समझ में आपको। तो ये नेचुरल बंडल है बच्चों। पर मान लो आपने आइसक्रीम के साथ में चॉकलेट इसका बंडल बना दिया और अब बेच रहे हो आप, अरे ये किस बात का बंडल है, आइसक्रीम और चॉकलेट का कोई कॉम्बिनेशन, वैसे तो कॉम्बिनेशन है पर वो कोई बंडल नहीं है बेटा। ये जबरदस्ती आपने ड्राई फ्रूट के साथ में क्या डाल दिया, कोई आटा भी डाल दिया। आपने क्या बोला कि सर हमारी क्लासेस के साथ में कि जो बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में क्लास लेगा ये क्या है, आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई, हम उसको क्या करेंगे, टीवी फ्री में बेच देंगे। अब मुझे बताओ भैया क्लास का और टीवी का क्या लिंक है, फिर भी आपने क्या किया, उसको कंबाइन करके बेचा है। तो ये क्या है बेटा, आपकी मिक्स सप्लाई। और जहां मिक्स सप्लाई हो गया वहां पर रेट क्या लगेगा, हाईएस्ट लग जाएगा। आओ अब खींच देते हैं इसको। सबसे पहले मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इनके टैक्स रेट का मतलब क्या है। देखो बच्चों, टैक्स रेट अंडर कंपोजिट ऑब्लिक मिक्स सप्लाई, अगर कोई सप्लाई आपकी कंपोजिट सप्लाई है तो टैक्स रेट कौन सा लग जाएगा, टैक्स रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई अप्लाई ऑन एंटायर बंडल ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल सप्लाई 1, 2 और 3 है, रेट कितना है 15, 20 और 6 है, और ये जो 15% है ये क्या है आपका, मतलब सप्लाई 1 आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है। तो अब क्या होगा, इस पूरे बंडल की वैल्यू कितनी है 10 लाख, तो 10 लाख पर क्या लगेगा 15%, जो कितना हो गया, जीएसटी आ गया। अगर कोई सप्लाई मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई कौन सी होती है, जो कंपोजिट सप्लाई नहीं होती वो क्या होती है, मिक्स सप्लाई होती है बच्चों। तो उस केस में क्या होगा कि सप्लाई विच अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट। तो अब बताओ बेटा इसमें कितना है, 15, 20 और 6 है, इसमें हाईएस्ट रेट कौन सा है, तो अब 10 पर कितना लगेगा, 20% चार्ज हो जाएगा। बोलिए। तो सर कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई का कोई डेफिनेशन है सर, इसको कैसे पहचाने। देखिए गवर्नमेंट ने बोला कि कोई जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि हम बता दें कि ये सारी सप्लाई मिक्स और ये सारी सप्लाई क्या है, कंपोजिट। नहीं साहब, ये तो एक नेचुरल थिंग है कि आप किस तरह से मार्केट में प्रोडक्ट को बेचते हैं। जैसे आप इंस्टीट्यूट में आए एमसीसी के अंदर, तो एमसीसी में आपने फीस पे की पढ़ाने की, साथ में आपको रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, साथ में आपको जूम पर एक्सेस मिल रहा है, साथ में आपको किताबें भी तो दे रहे हैं हम, भाई बुक्स भी तो मिल रहा है। तो ये देखा जाए तो सब अपने आप में अलग अलग सप्लाई है और सब मिलाकर क्या हो रहा है, एक सप्लाई बन रही है। और बताओ इसमें सबसे मेन सप्लाई कौन सी है, टीचिंग की सप्लाई है, तो उसका जो रेट होगा वो सारी पे लग जाएगा। अरे बोलिए ना। तो अब आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस में कैसे काम करते हैं वो डिपेंड करता है कि सर वो सप्लाई आपकी मिक्स है या फिर कंपोजिट है। इसीलिए ऊपर डेफिनेशन इंस्टीट्यूट ने अपने बुक में बना के दिया है, और दो क्या बनाया डेफिनेशन, 2 or more taxable supply of goods or services, any combination thereof, plus which are naturally bundled, plus
सप्लाई इन कंजक्शन विद ईच अदर इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, प्लस इनमें से एक क्या होनी चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट सप्लाई। इस पूरी कहानी में मेन बात क्या है बच्चों, ये है कि कोई सप्लाई क्या होनी चाहिए आपकी, नेचुरल बंडल होनी चाहिए, तभी वो क्या होगी, कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई का टैक्स रेट क्या रहेगा, प्रिंसिपल सप्लाई वाला। अब बात करते हैं किसके हम, मिक्स सप्लाई। टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, ऑब्वियस सी बात है ये बातें तो दोनों सेम रहेंगी। मेड इन कंजक्शन विथ ईच अदर बाय द टैक्सेबल पर्सन इन सिंगल प्राइस पर विच आर नॉट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई पे टैक्स रेट क्या होगा बच्चों, चलो ऊपर। अब प्रिंसिपल सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज विच आर कॉन्स्टिट्यूट द प्रोडिनोमिनेट एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट सप्लाई। कि सर प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब क्या, तो ये बोला कि सर अगर आपको किसी सप्लाई को प्रिंसिपल सप्लाई ढूंढना है तो इस बहुत सारी सर्विस सप्लाई में से एक सप्लाई बाहर निकालिए। अब देखिए वो बंडल बना हुआ है क्या अभी भी, हाँ सर बंडल अभी भी बना हुआ है, तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। अगर एक सप्लाई बाहर निकलने की वजह से आपका बंडल टूट जाता है, बिखर जाता है, इसका मतलब वो जो सप्लाई है वो क्या आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है, और उसी का रेट क्या होगा, सब पे लग जाएगा। आपने मोबाइल फोन परचेज किया, उसके साथ मोबाइल के साथ में बैटरी भी आती है बेटा, पता है आपको, मोबाइल के अंदर एक बैटरी होती है, वो भी मोबाइल के साथ ही तो आती है, पर क्या वो बैटरी बाहर अलग मिलती है क्या, यस सर मिलती है। तो मुझे बताइए बच्चों, आपने मोबाइल परचेज किया या बैटरी परचेज की है, मान लो बैटरी पर जीएसटी का रेट 18% है, मोबाइल पर 6% है, तो बताओ कितना रेट लगेगा पूरे पर, 6%। आई बात समझ में। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि कोई जैकेट फॉर्मूला तो है नहीं, पर हाँ ये देखिए कि मेन सप्लाई क्या है, जिसकी वजह से ये सप्लाई हो रही है, उससे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल जब आपकी शादी होगी बच्चों, हाँ होनी है, सबकी होनी है एक दिन तो बेटा, जब शादी होगी तो क्या सिर्फ एक ही काम होगा क्या, अरे बहुत सारे काम है शादी के अंदर, घोड़ी बाजे वाले भी आएंगे, कैटरिंग का भी होगा, सामियाना होगा, फेरे भी होंगे, और बहुत सारे रोना धोना रहेगा। तो ये सब चीजें जो आपकी आती हैं, ये बंडल ऑफ सर्विसेज तो हैं, पर इसमें मेन चीज क्या है, शादी तो मेन है, मतलब मेन वैसे क्या है, फेरे लगाना। क्या फेरे बिना, देखिए खाना नहीं खिलाओगे तो भी चलेगा, खाना नहीं खिलाए तो क्या शादी नहीं होगी क्या, ढोल बाजे नहीं बजे शादी नहीं होगी क्या, फेरे नहीं करोगे तो शादी नहीं होगी क्या, हाँ सर फेरे नहीं करोगे तो शादी नहीं होगी। आई बात समझ में, क्या बोला, नहीं वो भी एक अपना है, उनका भी अपना एक फंडा है भाई, कबूल कबूल कबूल, खत्म कहानी, तलाक तलाक तलाक, गई कहानी। ये बढ़िया है वैसे ना, दादा मथा बच्ची नहीं है, सस्ता पड़ता है। हमारे हिंदुस्तान में तो क्या है बेटा, मतलब हिंदुओं में क्या है, 7 जन्म तक का साथ है, एक जन्म में हालत ऐसी भी बड़ी है। देखिए अब मैंने क्या किया, इस नोट्स के अंदर जितने भी एग्जाम्पल हमारी किताब में बनाए गए हैं, जितने भी एग्जाम्पल आरटीपी एमटीपी में, इन सभी एग्जाम्पल्स को मैंने यहां चिपका दिया, ये पढ़ लो, इससे बाहर नहीं है। देखते हैं क्या है, वह कॉन्ट्रैक्ट रेस्टोरेंट सर्विस क्या होती है, कंपोजिट सप्लाई होती है बेटा, ठीक है। मोबाइल फोन के साथ में बैटरी आती है, ये भी क्या आपका कंपोजिट सप्लाई है, और मोबाइल फोन क्या आपका प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा। बंडल ऑफ सर्विस ऑफ द कैटरिंग ऑन बोर्ड एंड सर्विसेज, ये क्या होगा बेटा आपका कैटरिंग ऑन बोर्ड, समझ गए आप आसमान में उड़ रहे हैं, मतलब आप फ्लाइट की टिकट आपने बुक करवाई है, और आपकी जो फ्लाइट की टिकट है वो 16 घंटे की है, तो मुझे बताइए बेटा 16 घंटे आप फ्लाइट में रहेंगे, मान लो आपको दिल्ली से यूएस जाना है, आपने फ्लाइट की टिकट करवाई है, अब वो फ्लाइट की टिकट आपकी 15,000 की, 20,000 की, लाख की, जितने की मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो गया नहीं कभी। अब उस केस में ये जो खाना होगा वो फ्लाइट टिकट में आएगा क्या भाई, बोर्डिंग पर तो मिलेगा ना, उसमें खाना भी तो मिलेगा। अब मुझे बताइए बेटा खाना पे मान लेते हैं जीएसटी रेट आपका कितना है 10%, और फ्लाइट की टिकट पे कितना 18%, तो बताओ कौन सा रेट लगाओगे आप, क्योंकि मेन सप्लाई क्या है, क्या इसे अलग अलग कर सकते हो क्या, आप बोलोगे भाई साइड में लगाना मुझे यार,
छोले कुलचे खा के आने हैं, नहीं खा सकते भाई, वो देंगे वही खाना है। और साथ में ले जाने कितना ले जाओगे आप? 16 घंटा है भाई, और अच्छा थोड़ी लगेगा? आप टिफिन खोल के बैठे हो, लोग बैठे साइड में, अचार निकाल रहे हो, रायता, नमक है नमक, लून लून मिलेगा, लून नहीं हो पाएगा। अगला क्या है बच्चों? बंडल ऑफ सर्विस ऑन कैटरिंग ऑन बोर्ड, ये तो बता ही दिया मैंने। ट्रांसपोर्ट बाय द एयर और बंडल ऑफ सर्विस बाय एयरलाइंस। टीवी के साथ में वारंटी मिली है आपको, तो टीवी क्या होगा आपका? ये सभी कौन सी सप्लाई है? ये सभी कंपोजिट सप्लाई है बच्चों। अब हाउ टू डिटरमाइन नेचुरल बंडल, अब कैसे पता चले कि कोई बंडल आपका नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है? क्योंकि अगर बंडल नेचुरल नहीं होगा तो क्या बन जाएगी? वो मिक्स सप्लाई बन जाएगी, और मिक्स सप्लाई पर रेट कौन सा लगता है? हाईएस्ट रेट लगता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि नेचुरल बंडल को पहचानने का तरीका क्या है? नेचर ऑफ वेरियस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन बंडल, कि सर उसका नेचर ही ऐसा है कि वो एक बंडल में ही जाएगी सर्विसेज। जैसे स्टे इन होटल विद फ्री लॉन्ड्री, आप किसी होटल में जाइए, आपने एक दिन के लिए रूम बुक करवाया है, तो आपको कहा जाएगा कि आप 2 कपड़े क्या करवा सकते हैं? धुलवा सकते हैं, वो उसके प्राइस में रहेगा बच्चों। लॉन्ड्रिंग फ्री में आती है साथ में, अगर अच्छे होटल में आप जाओगे तो। आप वैसे जाइए होटल में कि भाई मुझे तो कपड़े धुलवाने हैं, वो कहेंगे धोबी घाट थोड़ी है ये, तो कपड़े धोने आया है यहाँ पर। इसका मतलब वो जो लॉन्ड्रिंग है वो कॉम्प्लीमेंट्री है बच्चों, किसके साथ में? आई बात समझ में? आप छोले कुलचे खाते हैं बेटा मार्केट के अंदर, सड़क के ऊपर या कहीं पे भी, छोले कुलचे के साथ में आपको छोले मिले, कुलचे मिले और थोड़ा सा अचार भी दे दिया, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो मिलेगा बेटा आपको साथ में। आप बोले सिर्फ अचार दे दे फ्री वाला, देगा क्या? नहीं सर, वो कहेगा छोले कुलचे खाओगे तो मिलेगा अचार। ये तो सेम टू सेम बात है कि अगर कोई सर्विसेज उसके बिना हो ही नहीं सकती तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल बंडल बोल देंगे। या फिर डिफरेंट एलिमेंट आर इंटीग्रेटेड ऑफ द वन ओवरऑल सप्लाई, कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो सभी जुड़कर क्या बनते हैं? एक सप्लाई बनाते हैं। जैसे जो चश्मे का जो फ्रेम है उसके साथ में ग्लास आ रहा है, तो ये अलग अलग एलिमेंट है पर ये दोनों एक साथ ही तो होगा। तो क्या लिखा है देखो कि स्पेक्ट्स विद द ग्लास एंड फ्रेम इन कंपोजिट सप्लाई देयर इज अ नो जैकेट फॉर्मूला, इट कैन बी लेट डाउन, इट डिटरमाइन द वेदर सप्लाई ऑफ द गुड्स नेचुरल बंडल और मोर। बता रखे कि साहब हम ये नहीं बता सकते कि सर ये सब फॉलो होगा तो ये नेचुरल बंडल है, ये तो नेचर पे डिपेंड करता है। सप्लाई बहुत सारी होती है, अलग अलग टाइप की सप्लाई होगी, कुछ मार्केट के हिसाब से सप्लाई हो रही है। आपने एडवर्टीजमेंट ही ऐसे किया है, आपने एडवर्टीज, जैसे आप एमसीसी में आए थे तो आपको एडवर्टीजमेंट ऐसे किया गया कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लास मिलेगी, ऑफलाइन रिकॉर्डिंग आपको हाथ के हाथ मिलेगी, और आप घर चाहे से भी क्लास ले सकते हो। ये बोला गया था ना, फेस टू फेस भी है और घर बैठ के भी है और रिकॉर्डिंग क्लासेस भी है। तो इसे एडवर्टीज हमने ऐसे किया है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये नेचुरल बंडल बन चुका है। चलिए बच्चों, इसको हम कल पूरा करेंगे, मेरी भी हालत खराब होगी बोल बोल के, ठीक है। अब कल हम इस चैप्टर को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, साथ में हमें क्या करना है बच्चों? इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस भी पूरे करेंगे अपन। कल मॉड्यूल नंबर आपको सेकेंड ही कैरी करना है। देखो क्या क्या कैरी करना बताऊं, आप चीजों को कैरी करके रखो। आप सबसे पहले आपको डीटी का जो कंपाइलर है, जिसको आप कंपाइलर ही बोलते हैं, एमसीसी बुक जिसको हम कहते हैं, वो साथ में लेके आनी है कल आपको। और जीएसटी का आपको क्या लेके आना है? मॉड्यूल नंबर सेकंड प्लस नोट्स लेके आने हैं। और डीटी के आपको आईएफएस के नोट्स प्रिंट आउट रखने हैं बच्चों अपने पास में। साथ में क्लबिंग ऑफ इनकम के नोट्स भी आपके पास होने चाहिए, जो मैंने उस पर अपलोड कर रखे, आप निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये 2 नोट्स आपके पास कल क्लास में होने चाहिए। और ये जीएसटी में आपको कल हम स्टार्ट कर लेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 जो आपका है चार्ज ऑफ जीएसटी, उसके नोट्स भी आपके पास होने चाहिए। तो कल क्या लेके आओगे? एमसीसी का कंपाइलर पॉइंट नंबर 2, जीएसटी का मॉड्यूल नंबर 2 पॉइंट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 के नोट्स, चैप्टर नंबर 2 के नोट्स तो चल ही रहे हैं साथ में, और आईएफएस के और क्लबिंग के नोट्स, ये सब आपके पास होने चाहिए, क्योंकि हम कल इन सब में डील करेंगे कल वाले क्लास में। क्वेश्चन करवाऊंगा, हाँ। तो सेकंड मॉड्यूल में, तो इस फर्स्ट मॉड्यूल में, सॉरी फर्स्ट मॉड्यूल है बेटा, फर्स्ट मॉड्यूल लेके आना है, सेकंड नहीं लाना भाई, फर्स्ट मॉड्यूल लेके आना है, ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल नोट्स, क्लबिंग, आईएफएस और चैप्टर 3 के नोट्स,
ठीक है, तो चलिए अब यही तक ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बच्चों।